हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपीएससी दर्पण। पंचायत स्तर पर महिला समानता को बढ़ावा देने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने कौन सी पहल शुरू की है? हित महिला पहल, आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल, ग्राम पंचायत हित महिला या ग्राम पंचायत उत्थान? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल। यह जो है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा यह पहल शुरू किया गया है, जिससे पंचायत स्तर पर जो है महिला को समानता मिल सके, महिलाओं को बढ़ावा मिले, जिसके वजह से महिला और पुरुष की जो है समानता हो। तो याद रखें कि इस पहल का क्या नाम है? आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल है। मिशन 300 के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? आप यहाँ पर सही विकल्प को सिलेक्ट करना है। तो लिखा है इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक 300 मिलियन लोगों को बिजली पहुँचाना है। यह सही है। तो आंसर तो आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा, क्योंकि इसका जो है मिशन 300 जो पहल है, इसका संबंध जो है तो 2030 तक 300 मिलियन लोगों को बिजली पहुँचाने से है। याद रखेंगे मिशन 300 का लक्ष्य क्या है? 2030 तक 300 मिलियन लोगों को बिजली पहुंचाना। यह आंसर सही है। इसके साथ साथ नीचे ऑप्शन देख लेते हैं। इसकी शुरुआत भारत में की गई, यह गलत है। याद रखें इसकी शुरुआत अफ्रीका में की गई है, अफ्रीकन महादेश में किया गया है। भारत में अब भी विश्व की 23% गैर विद्युतीकृत आबादी है, यह भी गलत है। यहाँ पर है भारत नहीं, हो गया अफ्रीका। याद रखें उसमें भी उप सहारा अफ्रीकन क्षेत्र जो है वहाँ पर 83%, तो इसमें 83% जो है गैर विद्युतीकृत आबादी हैं अफ्रीकन महादेश में, और वो भी खास करके सहारा के क्षेत्र जो है उप सहारा अफ्रीकन एरिया जो है वहाँ पर 83% जो है गैर विद्युतीकृत आबादी अभी रह रहे हैं। वहीं पर 300 मिलियन लोगों को बिजली प्रोवाइड करने के लिए मिशन 300 चलाया गया है। नेक्स्ट है मिशन 300 पहल में RBI और विश्व बैंक प्रमुख वित्तीय सहयोगी हैं, यह भी गलत है। इसलिए गलत है कि यहाँ पर विश्व बैंक तो सहयोगी है, RBI नहीं है। RBI के जगह पर जो है अफ्रीकन विकास बैंक है। याद रखेंगे अफ्रीकन विकास बैंक और विश्व बैंक मिल करके मिशन 300 पहल चला रहे हैं। तो याद रखें यहाँ पर क्वेश्चन साफ से था कि इसके विकल्प कौन से विकल्प सही हैं, तो सही के लिए आंसर ये था। बाद में डिटेल में हम स्टडी कर लिए हैं सारे पॉइंट्स का। हाल ही में शुरू की गई तंजानिका झील बेसिन जैव विविधता संरक्षण परियोजना में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, तंजानिया, बुरुंडी, जाम्बिया और दक्षिण अफ्रीका। इन चारों देश में से तंजानिया, बुरुंडी और जाम्बिया सम्मिलित हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका इसमें सम्मिलित नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। क्योंकि तंगानिका झील बेसिन में जो जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो परियोजना चलाया जा रहा है वह 4 देशों द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें 3 देश तो यही है, तंजानिया, बुरुंडी, जाम्बिया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। याद रखेंगे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य इसमें शामिल है और दक्षिण अफ्रीका शामिल नहीं है। और ये चारों देश ही क्यों हैं? क्योंकि तंगानिका झील की जो है बाउंड्री जो है इन्हीं चारों देश से टच करती है, तंजानिया, बुरुंडी, जाम्बिया और कांगो गणराज्य। और आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि यह क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर पेपर आप देख सकते हैं। तंगानिका झील कहाँ है? तो ऑप्शन ले आएंगे आपको अफ्रीकन महादेश, सिर्फ डायरेक्ट अफ्रीका आता है, उसी में आपको टिक करना है। और यदि पूछते तंगानिका झील की बाउंड्री किन किन देशों से टच करती है, तो आपका मारना है तंजानिया, बुरुंडी और जाम्बिया। दक्षिण अफ्रीका इसमें टच नहीं करती है, इसलिए आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। भारत के पहले डॉल्फिन जनसंख्या सर्वे के संबंध में कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन चूज करना है। और जैसे कि यह VVA भी बन जाता है, क्योंकि डॉल्फिन सर्वेक्षण पहली बार भारत में किया गया है, ठीक है, जिसकी वजह से यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम सही कथन को चूज करते हैं। आपके पास यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, फिर आप नीचे में आप कूट में आपका आंसर टिक करना है। तो पहले यहाँ पर तीनों पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या है। पहला, देश की नदियों में कुल 6327 डॉल्फिन हैं,
यह सही है। जो फर्स्ट जो डॉल्फिन जनगणना हुई है इसमें 6327 डॉल्फिन हमारे नदियों में हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 2397 डॉल्फिन आबादी है, यह भी सही है। ब्रह्मपुत्र नदी में 635 है, गंगा नदी में 5689 डॉल्फिन आबादी है, यह भी सही है। तो तीनों ही यहाँ पर जो है सो पॉइंट सही हैं। तो आंसर तो आपका होगा ऑप्शन सी, 1 2 3 तीनों ही सही हैं। यहाँ पर 1 2 पॉइंट्स और देख लें जिससे आपको याद रखना आसान तो हो ही जाएगा, साथ साथ एक जगह आपको कलेक्ट हो जाएंगे। और दूसरी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यदि कोई और क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जाए तो उसे आप कवर कर सकें। ठीक है, इनमें है देश की नदियों में जो है कुल जो डॉल्फिन है वो है 6327, इसे आप रट लें। स्टेट में जो सबसे ज़्यादा है यह है उत्तर प्रदेश में 2397। सेकेंड पोजीशन पर जो है उसमें बिहार है, ठीक है, याद रखेंगे बिहार। और बिहार में है आपका 2220 2220 है। उसके बाद जो है सो पश्चिम बंगाल है 815 और असम में है 635। मेन ये दोनों है। यदि आप बीपीएससी या बिहार एसएससी एग्जाम दे रहे हैं तो इस पॉइंट्स को भी आपको याद रखना होगा कि बिहार में टोटल 2220 डॉल्फिन है, यूपी में सबसे अधिक 2397, उसके बाद बंगाल, पश्चिम बंगाल और असम का नंबर आता है। नदियों की बात की जाए तो सर्वाधिक जो डॉल्फिन है वह गंगा नदी में है। ठीक है, गंगा नदी में जो है 5689, जबकि यहाँ पर देख सकते हैं यह सबसे ज़्यादा जो है गंगा नदी में है। उसके बाद जो ब्रह्मपुत्र में है 635। इन्हीं दो नदी में ऑलमोस्ट 90 कर सकते हैं 99% जो है सो डॉल्फिन है। सिर्फ 3 डॉल्फिन मिले हैं ब्यास नदी में, याद रखेंगे ब्यास नदी में ओनली 3 डॉल्फिन है। टोटल आपका 6327 डॉल्फिन है। तो भारत की सिर्फ 3 नदियों में डॉल्फिन पाए जाते हैं, जिसमें है गंगा, ब्रह्मपुत्र और ब्यास। ब्यास में ओनली 3, जबकि गंगा में सर्वाधिक, ब्रह्मपुत्र में सेकंड सबसे ज़्यादा। ये 3 पॉइंट्स है जो आपको एक्स्ट्रा याद रखना था। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में यामाडू ओरसी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो वह देश है उरुग्वे। उरुग्वे जो है दक्षिण अमेरिका महादेश का दूसरा सबसे छोटा देश है, जिसकी राजधानी जो है मोंटेविडियो है और उसका मुद्रा जो है उरुग्वे पीसो है। और उरुग्वे जो देश है उसकी बाउंड्री जो है सिर्फ 2 देशों से टच करती है, अर्जेंटीना और ब्राज़ील से। हाल ही में चर्चित IRCTC के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अब वो गलत कथन यहाँ से चूज करना है। इसमें है इसे नवरत्न का दर्जा दिया गया। रिसेंटली IRCTC को नवरत्न का दर्जा दिया गया, यह सही है। पहले तो आपका IRCTC का फुल फॉर्म याद रखना चाहिए, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, IRCTC का फुल फॉर्म, जिसे अभी रिसेंटली हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, यह सही है। इसकी स्थापना सितंबर 1999 में हुई थी। ठीक है, 27 सितंबर, याद रखिए डेट भी याद रख सकते हैं, 27 सितंबर 1999 को हुई थी। तो ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, यह गलत है क्योंकि इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। याद रखेंगे नई दिल्ली में इसकी मुख्यालय है। ठीक है, IRCTC का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो आंसर यदि गलत कुछ कथन ढूंढना था, सर्च करना था, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, यह भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी है, यह भी सही है। संतानवे ऑस्कर अवार्ड 2025 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन को यहाँ पर चूज करना है। बेस्ट एक्ट्रेस की अवार्ड दिया गया है मैकी मेडिसन को, यह सही है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है एंड्रियल ब्रॉडी को, यह भी सही है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया है किरण क्लीन को, यह भी सही है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है एमिलिया पेजर को, यह गलत है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी।
घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 2024-25 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको यहाँ भी गलत कथन चूज करना है। इस वर्ष विदर्भ ने यह खिताब जीता। रणजी ट्रॉफी जो है इस साल जो है 2024-25 वाले रणजी ट्रॉफी विदर्भ ने जीता है, यह सही है। केरल उपविजेता रहा है, यह भी सही है। विदर्भ ने यह कुल तीसरी बार रणजी ट्रॉफी जीता है, यह भी सही है। अब तक सर्वाधिक 51 बार मुंबई ने यह ट्रॉफी जीती, यह गलत है, क्योंकि मुंबई ने 51 बार नहीं, अब तक टोटल 41 बार रणजी ट्रॉफी जीती हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि यही ऑप्शन गलत है। विश्व वन्यजीव दिवस के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन को यहाँ भी चूज करना है आपको। यह प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्य दिवस प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है, यह सही है। इसका पहली बार आयोजन वर्ष 2013 में किया गया था, यह भी सही है। इसकी घोषणा यूनेस्को द्वारा की गई है, यह गलत है। यूनेस्को द्वारा जो है विश्व वन्यजीव दिवस की घोषणा नहीं की जाती है, कि पहली बार नहीं की गई थी। इसकी घोषणा की गया था यूएन महासभा के द्वारा। ठीक है, 3 मार्च 1973 को CITES समझौता अपनाया गया था, यह भी सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, यही कथन सिर्फ गलत था। शून्य भेदभाव दिवस के संबंध में सही कथन नहीं है। कौन सा कथन गलत है, उस कथन को आपको चूज करना है। शून्य भेदभाव दिवस प्रतिवर्ष 1 मार्च को मनाया जाता है, यह सही है। इस वर्ष इसकी थीम वी स्टैंड टुगेदर है, यह भी सही है। इस दिवस की घोषणा वर्ष 2018 में की गई थी, यह गलत है। इसकी घोषणा 2014 में की गई थी, और वह भी 1 मार्च के दिन। 1 मार्च 2014 को इसकी घोषणा शून्य भेदभाव दिवस की घोषणा की गई थी। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मनाया जाता है, यह भी सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, सिर्फ यही गलत है। प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंध में कौन सी कथन सही नहीं है? मतलब गलत कथन को चूज करना है। प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित इस वर्ष यह पुरस्कार बनतारा को दिया गया है। ठीक है, प्राणी मित्र पुरस्कार 2025 के लिए बनतारा को दिया गया है। यह पुरस्कार पशु कल्याण के लिए भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, यह भी सही है, यह भी सही था। बनतारा को इस साल सही में दिया गया है। और यह जो प्राणी मित्र पुरस्कार है, यह पशु कल्याण के लिए भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। जिस तरह भारत देश का जो सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न है, युद्ध क्षेत्र में जो सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र है, इसी तरह से आपको याद रखना होगा कि पशु कल्याण के लिए जो सर्वोच्च पुरस्कार भारत का है वह है प्राणी मित्र पुरस्कार। बनतारा टाटा ग्रुप द्वारा संचालित है, यह गलत है, क्योंकि बनतारा रिलायंस ग्रुप द्वारा संचालित है। उसमें खास करके मुकेश अंबानी जी के जो सुपुत्र हैं अनंत अंबानी जी, उनके द्वारा बनतारा संचालित किया जाता है। ठीक है, बनतारा का उद्देश्य जानवरों का बचाव, इलाज और पुनर्वास करना है, यह भी सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, जो है सिर्फ यही ऑप्शन सी गलत है। टाटा का जगह यह रिलायंस ग्रुप होगा। और जैसा कि आप जानते हैं गुजरात के जामनगर में यह बनतारा अवस्थित है, जहाँ पर देश विदेश के बहुत सारे जानवरों का यहाँ पर कलेक्शंस है, इकट्ठा किया गया है, जिनकी पुनर्वास, इलाज और उसके बचाव का कार्य किए जाते हैं। सावा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो वह भारत ने जीता है। हाल ही में तुहिन कांत पांडे को किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तुहिन कांत पांडे जी को सेबी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। शेयर बाजार को वही मॉनिटर करता है, याद रखेंगे, सेबी। और यह तुषार कुमार पांडे जी हैं, सेबी के 11वें अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं।
और ये जो सेबी की स्थापना हुआ है 1988 में, 12 अप्रैल 1988 को इसका स्थापना हुआ है, और 1992 में यह एक वैधानिक संस्था बन गई थी। हाल ही में DGCA ने मध्य प्रदेश के किस हवाई अड्डे को 3C VFR श्रेणी के तहत सार्वजनिक हवाई अड्डा लाइसेंस प्रदान किया है? तो ये हवाई अड्डा है दतिया हवाई अड्डा जो मध्य प्रदेश में है, उसे यह पुरस्कार दिया गया है, यह लाइसेंस दिया गया है। चौबीस 25 फरवरी 2025 के बीच कहाँ संयुक्त राष्ट्र की महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन आयोजित किया गया है? यह आयोजित किया गया नई दिल्ली में। याद रखेंगे, यह पहली बार हो रहा है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, यह इंडिया में खास करके नई दिल्ली में यह आयोजन हो रहा है, इसलिए यह क्वेश्चंस आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे आपको रट लेना चाहिए कि 24-25 फरवरी 2025 के बीच कहाँ संयुक्त राष्ट्र की महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन आयोजित किया गया है? यह नई दिल्ली में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव 2 हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल, रघुराम राजन, शक्तिकांत दास या डी शिवा राव को? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, शक्तिकांत दास जी को। हाल ही में शक्तिकांत दास जी को प्रधानमंत्री मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है, और शक्तिकांत दास जी अभी रिसेंटली कुछ ही दिन पहले कह सकते हैं 10 दिसंबर 2024 को ही RBI के गवर्नर पद से उन्होंने रिटायर हुए हैं। वो RBI के 25वें गवर्नर थे, 25th गवर्नर थे शक्तिकांत दास जी। इसका 2 कार्यकाल 3-3 साल का पूरा हुआ है दिसंबर 2024 में, ठीक है। और उसके रिटायरमेंट के बाद उसे प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव 2 बनाया गया है। अब तक खोजे गए जीवों में सबसे बड़ा जीनोम किस फर्म प्रजाति का है? ड्रोसेरा, टिमेसी प्लेरिस, ओब्लांटे ओलेटा, फाइकस और साइकस है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। हाल ही में डॉक्टर मयंक शर्मा ने किस पद का कार्यभार ग्रहण किया है? RBI के गवर्नर, रक्षा लेखा महानियंत्रक, वित्त सचिव, नीति आयोग के उपाध्यक्ष। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, रक्षा लेखा महानियंत्रक का पद उन्होंने ग्रहण किए हैं। अब वर्तमान में जो रक्षा लेखा महानिदेशक हैं यह है डॉक्टर मयंक शर्मा जी। तीन मार्च 2025 को मनाए गए विश्व श्रवण दिवस 2025 की थीम क्या थी? सुनने की शक्ति, कान और श्रवण देखभाल को सभी के लिए वास्तविक बनाना, ध्वनि की दुनिया या सुनो और समझो। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, कान और श्रवण देखभाल को सभी के लिए वास्तविक बनाना। यह हमारे जो है विश्व श्रवण दिवस 2025 की थीम है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित पुस्तक हार्ट लैंप की लेखिका कौन है? दीपा भास्थी, काव्या विशाख, वानु मुस्ताक या अरुंधति राय? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, वानु मुस्ताक। जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इस साल दिया गया है, वही अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जिसे पहले मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से के नाम से जाना जाता था, वह जो है इस साल हार्ट लैंप को दिया गया है। और हार्ट लैंप की जो लेखिका है वह है बानु मुस्ताक। और इसे इंग्लिश में जो ट्रांसलेट किया है वो एक्चुअली याद रखिएगा, यह कन्नड़ लेखिका है
ठीक है, बानो मुश्ताक जी। और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट जो हार्ट लैम्प को किया है, ये किया है दीपा भास्ती। ये दीपा भास्ती जो दिया गया वो इसके इंग्लिश ट्रांसलेट किए हैं इस उपन्यास को। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान को हाल ही में कब तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? 2025, 26, 27 या 28 तक? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी 2026 तक। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान को 2026 तक जारी रखने की अनुमति दे दी गई है। हाल ही में जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का 6ठा स्थान है। जो जलवायु जोखिम सूचकांक जारी किया गया है 2025 में, इसमें भारत का स्थान 6ठा है। और इसे जारीकर्ता जो है वह जर्मन वाच, जो जर्मन संस्था है एक, जो यह जारी करता है प्रत्येक वर्ष जलवायु जोखिम सूचकांक। हाल ही में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह सम्मेलन का आयोजन किया गया दुबई में। याद रखेंगे, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन दुबई में किया गया है। आयुष्मान भारत वय वंदना योजना से हाल ही में जुड़ने वाले केंद्र शासित राज्य कौन हैं? आपके ऑप्शन है लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दिल्ली और चंडीगढ़। तो आंसर है आपका ऑप्शन बी पुदुचेरी। हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने ओडीआई फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? उस प्लेयर का नाम है ट्रेविस हेड, मिशेल स्टार्क, स्टीव स्मिथ या जेस तबुर्ड। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर है, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट प्लेयर है, जिसने हाल ही में ओडीआई के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। और यह जो है भारत के साथ जो है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया और भारत ने खेला था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया हार गया था और उसके हारने के बाद ही डेविड स्मिथ ने अपने संन्यास की घोषणा कर दी थी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला एवं बाल सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू की है? ऑप्शन है आपके सामने कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पंजाब। आपका राइट आंसर है पंजाब। पंजाब ने हाल ही में प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू की है, जो महिला एवं बाल सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। हाल ही में जगी रोड में बनने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी किया गया है। यह किस राज्य में अवस्थित है? आपके पास ऑप्शन है मिजोरम, असम, नागालैंड, मेघालय। आपका राइट आंसर है असम। ये जगी रोड जो स्थान है वो असम में है, जहां पहले इलेक्ट्रॉनिक सिटी बन रहा था, अभी भी बन रहा है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कर दिया गया है। रतन, आपसे एग्जाम में पूछा जाए इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ बन रहा है, तो यह जगी रोड में, या रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ बन रहा है, तो यह भी जगी रोड में बन रहा है, जो असम राज्य में है। हाल ही में किसे पहली महिला विधि सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है अंजू राठी, पूनम सार्थ, दिव्या गौतम और नीलम सरोज। आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए अंजू राठी। अंजू राठी जी को पहली महिला विधि सचिव के रूप में नियुक्त की गई हैं। जब पहली महिला बनी है विधि सचिव अंजू राठी जी। हाल ही में किसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन पुनः निर्वाचित किया गया है? तो ऑप्शन है आपके पास मनन कुमार मिश्रा, अजय सेठ, मयंक शर्मा और अजय पांडे। आपका राइट आंसर है मनन कुमार मिश्रा। मनन कुमार मिश्रा जी को पुनः एक बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। पहले से भी वही बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे, अब दोबारा उसे
नियुक्त इस पोस्ट पर नियुक्त कर दिया गया है। मतलब कह सकते हैं वर्तमान में मनन कुमार मिश्रा जी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3 से 6 मार्च 2025 को स्पेन के बार्सिलोना में आयोजित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किया है केंद्रीय संचार मंत्री ज्योति आदित्य राजे सिंधिया ने। ज्योति आदित्य सिंधिया जी मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किए हैं और यह जो है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 बार्सिलोना में आयोजित हुआ है, स्पेन के बार्सिलोना शहर में। कई बार सिर्फ देश पूछ देंगे, याद रखेंगे यह स्पेन में हुआ है और स्पेन के बार्सिलोना शहर में। 27 फरवरी 2025 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने किस हवाई अड्डे पर दूसरे उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया है? तो वह है चेन्नई हवाई अड्डे पर। चेन्नई हवाई अड्डे पर नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू जी के द्वारा दूसरा उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया गया है। 24 से 28 फरवरी तक भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 का आयोजन किया। इस आयोजन का विषय क्या रहा, इसका थीम क्या रहा है? तो इस आयोजन का जो विषय रहा है वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि। हाल ही में केंद्र सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर बी अनंथा नागेश्वरन का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो उनका कार्यकाल मार्च 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हाल ही में इसका कार्यकाल खत्म हो रहे थे। जो भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार है डॉक्टर बी अनंथा नागेश्वरन, उसका कार्यकाल 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मतलब 2027 तक, मार्च 2027 तक भारत सरकार के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार होंगे वो होंगे डॉक्टर वी अनंथा नागेश्वरन, याद रखेंगे। फरवरी 2025 में आयुष मंत्रालय द्वारा किसे पारंपरिक भारतीय चिकित्सा क्षेत्र में असाधारण योगदान हेतु राष्ट्रीय धनवंती आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है, जिसमें हैं वैद्य ताराचंद शर्मा, वैद्य माया राम उनियाल और वैद्य समीर गोविंद जमदग्नी। इन तीनों लोगों को धनवंती आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 14 से 17 फरवरी तक आयोजित ग्रेट बैकयार्ड वर्ल्ड काउंट में कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी जनगणना में भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है? वह राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल लगातार तीसरे वर्ष सर्वाधिक पक्षी रखने वाले कह सकते हैं राज्य बन चुके हैं, जहां पर सर्वाधिक पक्षी अवेलेबल है, विद्यमान है, निवास करते हैं। फरवरी 2025 में 51वें खजुराहो महोत्सव में 139 कलाकारों ने लगातार कितने घंटे नृत्य कर शास्त्रीय नृत्य मैराथन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो वह 24 घंटा 9 मिनट। 24 घंटा 9 मिनट तक 139 कलाकारों ने नृत्य करके शास्त्रीय नृत्य मैराथन का विश्व रिकॉर्ड बना चुका है। फरवरी 2025 में की गई घोषणा के अनुसार 12 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मतलब किस देश के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में वो मुख्य अतिथि होंगे? तो वो मॉरिशस के। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बन चुके हैं। 18 से 21 फरवरी 2025 तक सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन की पहली आम सभा आयोजित की गई। इसमें किस देश को इस संगठन का उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया? तो वह देश है भारत। जैसे कि आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन सिंगापुर में आयोजित हुआ है, तो इसका अध्यक्षता सिंगापुर ने किया है और इसका उपाध्यक्ष का पद भारत को दिया गया है। फरवरी 2025 में केंद्रीय सरकार ने किस कक्षा से
पाठ्यक्रम में प्रारंभिक जीवन रक्षा प्रशिक्षण शामिल करने की निर्णय लिया है, तो वह 9वीं कक्षा से। फरवरी 2025 में वन विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य अधिकतम गिद्धों वाला राज्य बन गया है, तो वह राज्य मध्य प्रदेश है। फरवरी 2025 के कह सकते हैं वन विभाग के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा गिद्ध मध्य प्रदेश में हैं। फरवरी 2025 में कौन सा देश चीन के बाद इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बन गया है, तो वह देश भारत है। इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस जारी करने वाला सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस जारी करने वाला देश चीन है और दूसरे स्थान पर हम हैं, भारत हैं। 21 फरवरी 2025 को किसने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया है? जिसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। एशिया आर्थिक वार्ता का 9वां संस्करण 20 से 22 फरवरी 2025 को पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। इसका विषय क्या रहा है, इसका थीम क्या है? इसका थीम है विखंडन के युग में आर्थिक लचीलापन और पुनरुत्थान। तो याद रखेंगे एशिया आर्थिक वार्ता का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह पुणे में हुआ है, महाराष्ट्र के पुणे शहर में, और इसका थीम रहा है विखंडन के युग में आर्थिक लचीलापन और पुनरुत्थान। फरवरी 2025 में बैन एंड कंपनी और नेस्कॉन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक 23 से 35 ट्रिलियन डॉलर के जीडीपी के साथ एक उच्च आय वाला देश बनेगा? यह वर्ष 2047 तक। जैसा कि आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी के द्वारा भारत को डेवलप राष्ट्र बनाने के लिए 2047 तक का टारगेट रखा गया है। हाल ही में किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो राज्य है नागालैंड। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन किया गया है? तो वह मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में किया गया है। 24 से 28 फरवरी 2025 तक भारतीय वायुसेना द्वारा संचालित एक एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डिजर्ट हर्ट कहाँ आयोजित किया गया है? तो वायुसेना स्टेशन जोधपुर में किया गया है। इक्कीस 22 फरवरी 2025 तक सागर कवच युद्धाभ्यास भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया? यह भारत के पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया है। हो सकता है आपके एग्जाम में सिंपल ये पूछते सागर कवच क्या है? तो सागर कवच युद्धाभ्यास है जो भारत के पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया है। फरवरी 2025 में भारत के किस वन्य जीव विज्ञानी को उसके संरक्षण प्रयासों हेतु 2025 की टाइम मैगजीन की सर्वश्रेष्ठ महिला की सूची में शामिल किया गया है? तो वह है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। पूर्णिमा देवी बर्मन एक वन्य जीव वैज्ञानिक है जिसे 2025 की टाइम मैगजीन में सर्वश्रेष्ठ महिला की सूची में शामिल किया गया है। 3 मार्च 2025 को 97 में अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है अनोरा को। जो ये 97 ऑस्कर पुरस्कार है उसी को अकादमी पुरस्कार बोलते हैं। ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है अनोरा मूवी को, अनोरा को। 1 मार्च 2025 को किसने रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA का पदभार ग्रहण किया है? वह है मयंक शर्मा। मयंक शर्मा जी 1 मार्च 2025 से हमारे रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA नियुक्त किए गए हैं। 3 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व वन्यजीव दिवस 2025 का थीम क्या है? तो वह है वन्यजीव संरक्षण वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश। प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है और इस साल 2025 का जो वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया गया है उसका थीम है वन्यजीव संरक्षण वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश।
28 फरवरी 2025 को किसे फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड के 14वें संस्करण में आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान जय शाह जी को मिले हैं और यह हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के बेटे हैं। वर्ष 2025 में मनाए गए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम क्या है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम है विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में किसने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के 11वें अध्यक्ष का पद ग्रहण किया है? तो यह है तुहिन कांत पांडे। तुहिन कांत पांडे जी सेबी के 11वें अध्यक्ष बने हैं। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहा जाता है। 19 फरवरी 2025 को किसने भारत निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्त का पदभार संभाला है? वह है डॉक्टर विवेक जोशी जी। डॉक्टर विवेक जोशी भारतीय निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्त का पदभार संभाले हैं, क्योंकि ज्ञानेश कुमार जी जो पहले से निर्वाचन आयुक्त थे वो अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त बन चुके हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। याद रखेंगे वर्तमान में अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी हैं और उनके ही सीट खाली होने पर जो निर्वाचन आयुक्त का पद था जिसे डॉक्टर विवेक जोशी के द्वारा भरे गए हैं। 27 फरवरी 2025 को किसने वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किया है? वह उद्घाटन किया है केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी। सत्ताईस फरवरी 2025 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? वह पोर्टल का नाम है आधार सुशासन पोर्टल। हाल ही में किस देश ने वीजा धारकों को नागरिकता प्रदान करने हेतु $50 लाख कीमत का गोल्डन कार्ड वीजा शुरू करने की घोषणा की है? तो वो देश अमेरिका है। जैसे कि आप जानते भी होंगे यह बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा है। अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप जी, उसके द्वारा यह घोषणा किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति $50 लाख कीमत देते हैं तो उसे हम गोल्डन कार्ड वीजा देंगे। मतलब आप अमेरिका की वीजा प्राप्त कर सकते हैं, वीजा लेकर रह सकते हैं उस देश में, उस देश के नागरिक बन सकते हैं यदि आप $50 लाख कीमत पे करते हैं तो। 25 फरवरी 2025 को किस देश में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन के 16वें सम्मेलन में जैव विविधता की रक्षा हेतु कैली फंड का शुभारंभ किया गया है? तो यह है इटली में। 25 फरवरी 2025 को इटली में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन के 16वें सम्मेलन में जैव विविधता की रक्षा के लिए कैली फंड की शुभारंभ किया गया है। यदि आपसे एग्जाम में ये पूछ दिया जाए कैली फंड किससे संबंधित हैं, तो याद रखेंगे वह जैव विविधता से संबंधित हैं। 26 फरवरी 2025 को कहाँ हेराथ पर्व धार्मिक उत्सव के साथ मनाया गया? धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया है, यह जम्मू कश्मीर में। हेराथ पर्व जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। हेराथ पर्व एक शिवरात्रि के स्थानीय नाम है, कह सकते जिसे आप भारतवर्ष में शिवरात्रि के नाम से जानते हैं, उसे ही जम्मू कश्मीर में हेरात के नाम से जाना जाता है, हेरात पर्व के नाम से जाना जाता है। 26 फरवरी को जिस दिन महाशिवरात्रि था उसी दिन हेरात पर्व, जो शिवरात्रि का ही जम्मू कश्मीर में एक क्षेत्रीय नाम है, वो बहुत ही धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया है। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछा हेरात पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, तो याद रखेंगे जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। यूनानियों तथा मुगल कालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने भारत को किस नाम से संबोधित किया था? तो
यूनानियों ने भारत को इंडिया के नाम से संबोधित किया था, जबकि मुगल कालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने इंडिया को हिंदुस्तान या हिंद के नाम से संबोधित किया था। भारत में सर्वप्राचीन वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? मतलब हमारे जो चारों वेद है उसके संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो उसके संकलनकर्ता माना जाता है महर्षि कृष्ण नंदोपायन को। महर्षि कृष्ण द्वैपायन को ही हमारे चारों वेदों के संकलनकर्ता माना जाता है। ऋग्वेद में 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? उसे खील कहा जाता है। ऋग्वेद के जो 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएँ हैं उसको खील कहा जाता है। वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई, इनमें से सम्मिलित हैं। उन 6 वेदांग कौन कौन से हैं? तो उन 6 वेदांग हैं शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण से संबंधित वंश हैं। मतलब विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और वायु पुराण से संबंधित कौन कौन से वंश हैं? तो देख लें आप, विष्णु पुराण से जो संबंधित वंश है वो है मौर्य वंश। मत्स्य पुराण से संबंधित वंश है आंध्र सातवाहन वंश, और वायु पुराण से संबंधित वंश है गुप्त वंश। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? पुराणों में जो सबसे प्राचीन पुराण है वो मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है। अरबों की सिंध विजय का उल्लेख अली अहमद द्वारा रचित किस पुस्तक में मिलता है? वह चचनामा में मिलता है। तो यदि एग्जाम में यह पूछा जाए चचनामा के राइटर कौन है, तो वह है अली अहमद जी। और चचनामा में किसका वर्णन किया गया है? तो अरबों की सिंध विजय, मतलब अरबों के द्वारा अरबों के वो सिंध पर जो विजय प्राप्त किया गया था उसके बारे में अली अहमद जी ने चचनामा नामक बुक में लिखा है। गार्गी संहिता से भारत पर किस विदेशी आक्रमण का उल्लेख मिलता है? यवन आक्रमण का। गार्गी संहिता में जो वर्णन किया गया है विदेशी आक्रमण का वह यवन के द्वारा जो किया गया आक्रमण था उसका। पतंजलि के महाभाष्य से हमें किस वंश का विवरण मिलता है? तो वह शुंग वंश का विवरण मिलता है। पतंजलि के द्वारा लिखित महाभाष्य, याद रखेंगे महाभाष्य के राइटर कौन है? तो वह पतंजलि हैं। पतंजलि द्वारा लिखे गए महाभाष्य में शुंग वंश का वर्णन मिलता है। किस विदेशी यात्री ने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का उल्लेख किया है? तो वह है इत्सिंग। इत्सिंग ने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया है और वह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत यात्रा पर आए थे। और मैं आपको बता दूं नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के नालंदा जिला में है और विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिला में अवस्थित हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। यहाँ से हमें 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। रामचंद्र पांडुरंग किस स्वतंत्रता सेनानी का वास्तविक नाम है? तो रामचंद्र पांडुरंग जो है स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे जी का वास्तविक नाम ओरिजिनल नाम है और यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया है? तो आनंद मठ में किया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी का फेमस उपन्यास आनंद मठ है जिसमें सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है। यह भी प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा जा चुका है। कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, यह कथन किसका है? यह कथन लॉर्ड डफरिन का है। लॉर्ड डफरिन ने ही कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती हैं। महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण क्रांति पत्र काल का संपादन किसने किया? तो काल का संपादन प्रांजपे जी ने किया था। किस आयोग को व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है?
तो व्हाइटमैन कमीशन के नाम से साइमन कमीशन को जाना जाता है, क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, सभी के सभी अंग्रेज सदस्य थे, इसीलिए उसे व्हाइटमैन कमीशन के नाम से जाना जाता है। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे उन तीनों ही के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे यह जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे। किस तिथि को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दी गई थी? वह दिन था 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु तीनों महानुभावों को फांसी की सजा दी गई थी। मुस्लिम लीग ने किस तिथि को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया? तो मुस्लिम लीग के द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस 16 दिसंबर 1946 को मनाया गया था। हमारे आज़ादी से ठीक एक साल पहले 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद होते हैं और उससे एक साल पहले मुस्लिम लीग के द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया था। याद रखेंगे वह 16 अगस्त 1946 को। डंडा फौज का गठन पंजाब में किसके द्वारा किया गया था? यह चमनदीप के द्वारा किया गया था। देव समाज के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव नारायण अग्निहोत्री जी ने ही देव समाज के स्थापना किए थे। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। यहाँ से भी हमें 10 वन लाइनर जीके मिलेंगे। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? वो सब थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। ये तीनों ही शब्द हमारे ओरिजिनल संविधान के प्रस्तावना में नहीं थे, उसे बाद में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। और ये वर्ड थे, याद रखेंगे, रिपीट करता हूँ मैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया है, वह जापान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? संविधान संशोधन 69 में संविधान संशोधन के द्वारा 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। किस अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है? तो यह है तृतीय अनुसूची में। तृतीय अनुसूची, तीसरी अनुसूची में सिर्फ शपथ ग्रहण का उल्लेख किया गया है। उसमें भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, इन सभी के शपथ ग्रहण का जो उल्लेख किया गया है वह किया गया है तीसरी अनुसूची में। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, याद रखेंगे। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां ही थी, 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ा गया है। किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? यह 6ठी अनुसूची में। 6ठी अनुसूची में वर्णन है कि इन 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्र है उसके प्रशासन के बारे में। किस वर्ष हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा 25 जनवरी 1971 को दिया गया था। संविधान में संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 के बीच किया गया है। मौलिक अधिकारों के तहत संघ बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19C के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए 31 सीटें, मध्य प्रदेश के लिए 11 और पश्चिम बंगाल के लिए राज्यसभा की सीटें 16 है। और बिहार के लिए भी 16 सीटें ही राज्यसभा के लिए होती हैं। अब तक गठित 4 परिसीमन आयोग की अवधि थी। पहली परिसीमन आयोग 1952 में आया था, दूसरी 1962 में, तीसरी 1973 में और चौथी 2002 में आए थे। यही 4 परिसीमन आयोग अभी तक बनाए गए हैं।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पर्यावरण एवं जैव विविधता। भारत ने किस वर्ष तक 500 गीगावाट नवीनीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो यह 2030 तक रखा है। भारत 2030 तक 500 गीगावाट जो है नवीनीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करेंगे, जिसमें वह जल विद्युत से या सोलर पावर से या पवन चक्की से, इनमें से किसी भी तरह से या कह सकते सभी तरीका से टोटल 500 गीगावाट तक ऊर्जा उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के द्वारा। भदला सोलर पार्क भारत के किस राज्य में अवस्थित हैं? तो यह भारत के राजस्थान राज्य में अवस्थित हैं। नवंबर 2024 की स्थिति के आधार पर भारत सौर ऊर्जा उत्पादन के संबंध में किस स्थान पर हैं? तो यह 5वें स्थान पर हैं। भारत सरकार द्वारा लक्ष्य 2025-26 तक पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य है, यह 20%। भारत ने 2025-26 तक के लिए लक्ष्य रखा है कि हम पेट्रोल में लगभग 20% इथेनॉल मिक्स करेंगे। कौन सी पहल भारत में सौर पैनलों के निर्माण पर केंद्रित हैं? तो यह है सूर्य मित्र कार्यक्रम। यह सौर पीवी तकनीशियन किसानों को सौर ऊर्जा के माध्यम से वित्तीय और जल सुरक्षा प्रदान करना किस योजना का लक्ष्य है? यह है पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना के थ्रू ही किसान को वित्तीय और जल सुरक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2014 में की गई थी, 2 अक्टूबर 2014 को। अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन का मुख्यालय अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है, हरियाणा राज्य के गुरुग्राम में। सोलर टैरिफ का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? यह केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के द्वारा किया जाता है। विश्व में सिलिकॉन का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। विश्व में सिलिकॉन का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र हमारे पड़ोसी चीन है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जलवायु परिवर्तन एवं आपदा। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सिर्फ शीर्ष 3 स्थान पर हैं, तो यह है चीन, अमेरिका, यूरोपीय संघ। ग्रीन हाउस उत्सर्जन करने वाले या कहते हैं सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाले जो 3 देश हैं वो है चीन, सर्वाधिक चीन करता है, सेकंड में अमेरिका और थर्ड में यूरोपीय संघ हैं। कोयला, पेट्रोल और डीजल को किसके अंतर्गत रखा गया है? वह जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत रखा गया है। और जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल और डीजल एक जीवाश्म ईंधन है। जलवायु परिवर्तन की परिभाषा देते हुए किसने कहा है कि जलवायु परिवर्तन सीधे तौर पर या परोक्ष रूप से मानव गतिविधियों के कारण होता है? यह कहा है यूएनएफसीसी ने। और याद रखिएगा, आपको यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म भी याद रखना चाहिए। यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अम्लीय वर्षा किस प्रकृति के कारण पर्यावरण को हानि पहुंचाती है? यह मर्क्यूरी या संक्षारक प्रकृति के कारण प्रकृति को हानि पहुंचाती है। आईपीसीसी का पूरा नाम क्या है? आईपीसीसी का पूरा नाम जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल है। यह आईपीसीसी का हिंदी में फुल फॉर्म है, जबकि इंग्लिश में फुल फॉर्म याद रखना आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। आईपीसीसी का फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। विश्व मौसम विभाग का मुख्यालय अवस्थित है, यह जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व मौसम विभाग का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। मानव व्यवस्था में वास्तविक या संभावित जलवायु और इसके प्रभावों के बीच समायोजन करने की प्रक्रिया कहलाती हैं या अनुकूलन कहलाती हैं, एडेप्टिबिलिटी।
जलवायु परिवर्तन पर समाधान हेतु किस वर्ष से लगातार UNFCCC की बैठकें की जाती हैं? यह 1995 से की जाती हैं। 1995 से लगातार UNFCCC की बैठक जलवायु परिवर्तन पर समाधान के हेतु की जाती हैं। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, UNFCCC का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखेंगे उसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? यह 2008 में किया गया था। ध्रुवीय भालू को किस वर्ष उन जानवरों की सूची में जोड़ा गया जो समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण विलुप्त हो सकते हैं? यह 2008 में किया गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भारत एवं विश्व का भूगोल। यहाँ से भी हमें 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल का ऊपर उठने या गिरने को कहते हैं ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण होता है, जिसमें समुद्र के जल ऊपर उठते हैं पुनः नीचे गिरते हैं। महासागरीय जल का उच्चतम एवं न्यूनतम वार्षिक तापाक्रम अंकित किया जाता है, यह अगस्त और फरवरी में किया जाता है। महासागरीय जल समुद्री जल का जो उच्चतम तापमान नापा जाता है वह अगस्त में नापा जाता है, और न्यूनतम जो वार्षिक तापक्रम जो नापा जाता है तापमान, वह फरवरी में नापा जाता है। वायुमंडल की ऊपरी एवं निचली परत के अध्ययन को कहा जाता है। वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को वायुविज्ञान एरोलॉजी कहा जाता है, जबकि उसकी निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान मेट्रोलॉजी कहा जाता है। ध्रुव मंडल में तापमान की गिरावट की दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर होती हैं 1 डिग्री सेल्सियस। ध्रुव मंडल जो सबसे निचला मंडल है जहां पर हम निवास करते हैं, इस ध्रुव मंडल में जब आप ज़मीन से प्रत्येक 165 मीटर आप ऊपर जाएंगे तो तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है। वायुमंडल एक्सोस्फीयर में किस गैस की प्रधानता होती है? वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता होती है। भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित है विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब। जैसे कि आप जानते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा जिसे कहते हैं, उसे ही भूमध्य रेखा भी करते हैं, उनके आसपास के क्षेत्र में हर समय निम्न वायुदेव का क्षेत्र बना रहता है। तो इसलिए भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में जो है निम्न वायुदाब का ही क्षेत्र बनेगा। तो इसलिए लिखा है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना रहता है भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच। वायु की प्रति इकाई भार में जल वाष्प के भार को कहते हैं विशिष्ट आर्द्रता। याद रखेंगे, वायु के प्रति इकाई भार में जल वाष्प के भार को विशिष्ट आर्द्रता कहा जाता है। जल की गैसीय अवस्था के तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कहते हैं संघनन। मतलब जब जल की गैसीय अवस्था से तरल अवस्था या ठोस अवस्था में जब परिवर्तित होती है गैस, तो गैस का संघनन कहलाता है। टुंड्रा प्रदेश के एस्किमो जनजातियों द्वारा बनाया गया अर्धगोलाकार आवास कहलाता है इग्लू कहलाता है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित हैं? न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास किया था दादा भाई नौरोजी ने। दादाजी भाई नौरोजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रयास किया था। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करने के लिए जीएनपी में से घटाया जाता है मूल्यह्रास। पूंजी स्टॉक की खपत घटाने से शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। वर्ष 1947 में गठित आर्थिक नियोजन समिति की अध्यक्षता की थी
जवाहरलाल नेहरू ने। मतलब 1947 में जो गठित आर्थिक नियोजन समिति थी उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास रखा गया था? तीव्रतम एवं समावेशी विकास 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया था। मरुभूमि विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? यह 1977-78 में की गई थी। मरुभूमि विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1977-78 में की गई थी। गिल्ड एंड बाजार में रिजर्व बैंक के माध्यम से क्रय विक्रय किया जाता है सरकारी एवं अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का। याद रखेंगे, गिल्ड एंड बाजार में रिजर्व बैंक के माध्यम से जो क्रय विक्रय किया जाता है वह सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का किया जाता है। भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना की गई थी। भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1982 को। मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा क्षेत्र में सुधार से था। और यह पता नहीं कितनी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपल से इतना ही पूछता है, मल्होत्रा समिति का संबंध इनमें से किससे हैं? तो याद रखिए बीमा क्षेत्र से इसका संबंध है, बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंध है। रुपये की पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता के संबंध में सुझाव देने के लिए गठित समिति थी यस तारापुर समिति जो है पूंजी खाते पर, रुपये की पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता की संबंध में सुझाव देने के लिए गठित की गई थी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को कहा जाता है वेग कहा जाता है। और वेग एक सदिश राशि है क्योंकि एक निश्चित दिशा इसमें दिया गया है। तो याद रखेंगे, एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहा जाता है और यह एक सदिश राशि है। चाल एक राशि है, अदिश राशि है। चाल जो स्पीड होता है यह एक अदिश राशि होता है। विद्युत धारा, ताप और दाब सभी कैसी राशियां हैं? तो विद्युत धारा, ताप और दाब एक अदिश राशि हैं। 1 वाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो 1 वाट घंटा 3600 जूल के बराबर होता है। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती हैं? ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले तरंगों को कहा जाता है, इसे अवसर्व तरंगे कहा जाता है, इंफ्रासोनिक वेव। ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है, ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होते हैं? तो 1 कैलोरी 4.186 जूल के बराबर होता है। पारा किस ताप पर जमता है? तो पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जमने लगता है, वो जम जाता है। एक ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है? तो 1 कैलोरी ऊष्मा की। याद रखेंगे, 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है खेलकूद गेम। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में हुई थी। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था? यह 2010 में किया गया था, नई दिल्ली में। भारत में जो सर्वप्रथम राष्ट्रमंडल खेल हुए थे यह नई दिल्ली में हुए थे 2010 में। एशियाई खेलों का प्रारंभ नई दिल्ली में किस वर्ष हुई थी? यह 1951 में हुई थी, 4 मार्च 1951 को। याद रखेंगे, एशियाई खेलों पहली बार नई दिल्ली में 4 मार्च 1951 को हुई थी। विश्व का पहला क्रिकेट क्लब किसे माना जाता है?
यह मेलबर्न क्रिकेट क्लब को माना जाता है। विश्व का पहला क्रिकेट क्लब मेलबर्न क्रिकेट क्लब को माना जाता है, जिसकी स्थापना 1787 में हुई थी। हॉकी का पहला संगठित क्लब 1861 में स्थापित किया गया था इंग्लैंड में, और उसका नाम था ब्लैक हीथ एबी एंड क्लब। इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन किस वर्ष हुआ था? यह 1948 में हुआ था। इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन 1948 में किया गया था। इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस की स्थापना 1926 में हुई थी। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1977 में हुई थी। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत 1977 में की गई थी। कुश्ती खेल की सर्वोच्च संस्था का नाम क्या है? कुश्ती खेल की सर्वोच्च संस्था का नाम है फीला, फेडरेशन इंटरनेशनल डी ला लुटे। आधुनिक गोल्फ का खेल सर्वप्रथम किस देश में खेला गया था? आधुनिक गोल्फ का खेल सर्वप्रथम स्कॉटलैंड में खेला गया था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एग्रीकल्चर, कृषि। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को कहा जाता है? मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी कहा जाता है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी रेगुड़ मिट्टी है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर रहा है? तो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं और चावल पर रहा है। लेकिन यदि ऑप्शन में आपको गेहूं और चावल दोनों ही दे दे, ऑप्शन ए गेहूं और ऑप्शन बी चावल, तब आपको टिक करना है ऑप्शन ए गेहूं को, क्योंकि जो सर्वाधिक प्रभाव रहा था वो गेहूं पर रहा था और गेहूं के बाद यह चावल पर रहा था। यदि ऑप्शन में गेहूं और चावल दोनों है जिस तरह से यहाँ दिया गया है, तब तो ठीक है, दोनों लिखना है, टिक करना है आपको। लेकिन यदि दोनों अलग अलग दिया जाए तब गेहूं को टिक करना है। जो सर्वाधिक प्रभाव रहा था हरित क्रांति का, यह गेहूं के ऊपर रहा था। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? यह दिया जाता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय जो है डॉक्टर स्वामीनाथन को दिया जाता है। यह हरित क्रांति का पिता भी डॉक्टर स्वामीनाथन को कहा जाता है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? यह हुई थी 1986 में। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत 1986 में हुई थी। भारत में रबी फसलों की बुआई प्रायः की जाती हैं। ये अक्टूबर नवंबर में की जाती हैं। खरीफ फसलों की कटाई प्रायः की जाती हैं या नवंबर दिसंबर में की जाती हैं। चना, मटर, सरसों किस फसल के उदाहरण हैं? यह रबी फसल के उदाहरण हैं। ज्वार, बाजरा, मक्का किस फसल के उदाहरण हैं? तो ज्वार, बाजरा, मक्का यह खरीफ फसल के उदाहरण हैं। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है तालाब। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन जो है तालाब हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंप्यूटर ज्ञान। वर्तमान स्वरूप का पहला कंप्यूटर मार्क 1 किस वर्ष बनाया गया था? यह 1937 में बनाया गया था। कंप्यूटर के संचालन के लिए निर्मित प्रोग्रामों को कहा जाता है सॉफ्टवेयर कहा जाता है। याद रखेंगे, कंप्यूटर के चलाने के लिए जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं उसे सॉफ्टवेयर कहे जाते हैं। कंप्यूटर में रोम का पूरा नाम क्या है? रोम का फुल फॉर्म क्या है? रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। और यहाँ पर जब रैम होता है तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। मॉनिटर में उपयोग किया जाता है, मॉनिटर में डॉट पिच का उपयोग किया जाता है। विश्व में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम एनिएक है। जब किसी नेटवर्क का इंटरनेट धारक अन्य नेटवर्क के साथ जुड़ता है
तो उसे कहा जाता है गेटवे कहा जाता है। जब किसी नेटवर्क का इंटरनेट धारक अन्य नेटवर्क के साथ जुड़ता है तो उसे गेटवे कहा जाता है। कंप्यूटर बोर्ड में कुल कितने संयोजक होते हैं? तो उसमें कुल 8 संयोजक होते हैं। पर्सनल कंप्यूटर पर सर्वप्रथम पुस्तक किसने लिखी थी? पर्सनल कंप्यूटर पर सर्वप्रथम पुस्तक टेड नेल्सन ने लिखी थी। कंप्यूटर अशुद्धि को कहा जाता है, उसे बग कहा जाता है। कंप्यूटर में जो एरर होते हैं उसे बग कहा जाता है। कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षणों को कहा जाता है सबक्रिस्टल परीक्षण कहा जाता है। कंप्यूटर पर जो परमाणु परीक्षण किए जाते हैं उसे सबक्रिस्टल परीक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है विविध मिसलेनियस। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? यह थी मीरा कुमार। मीरा कुमार भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी थी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? यह थी सुचेता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी थी, जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री भी थी। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? यह इंदिरा गांधी थी। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी जी थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी जी थी। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये थे ए.आर. रहमान। ए.आर. रहमान पहले व्यक्ति थे जिन्हें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? तो यह इंडोनेशिया है। तो याद रखेंगे यहाँ से 2 क्वेश्चन। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह, यदि जब द्वीप समूह की बात किया जाए तो आपका यह इंडोनेशिया होगा। यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया, जबकि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। याद रखिए, जब सबसे बड़ा सिर्फ हो, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है तो वह है ग्रीनलैंड, और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है तो वह है इंडोनेशिया, जिसकी राजधानी जकार्ता है। ओपेरा हाउस किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? ओपेरा हाउस ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय स्मारक है। फ्रांस के राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? यह लिली है। फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह लिली है। गुलाब का फूल किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? गुलाब का फूल ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह है। ब्रिटेन और भारत सरकार की किसी विशेष विषय पर रिपोर्ट या प्रकाशन को कहा जाता है व्हाइट पेपर कहा जाता है। और आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इन दोनों का ही लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएं। जय हिंद।